नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का हर काम एक मिशन की तरह पेश किया जाता है। तो उनका अगला मिशन क्या है? अगला मिशन है मिशन मॉनसून। सिर्फ मिशन ही नहीं, उन्हें देश की बड़ी चिंता है, ये भी आपको बताया जाए। और पिछले कुछ महीनों से लुटियंस के बंद कमरों में बिना किसी आहट के जो उस मिशन को पूरा करने की तैयारी चल रही है, हम सबको लगता है इससे हमें क्या। अभी सीजन चल रहा है शिक्षा के लिए चिंतित होने का। कुछ दिनों पहले अपनी गाड़ियों के लिए हम चिंतित थे, उसके बाद हम मंदिरों के लिए चिंतित थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं अलग हैं। क्या है उनकी चिंताएं? उनकी चिंता है एक नंबर। आज की रिपोर्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो नंबर उनको इतना क्यों परेशान कर रहा है। आप जानते हैं 18 जुलाई की रात दिल्ली में क्या हुआ? मानसून सत्र शुरू होने से बस 24 घंटे पहले। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इस एक रात लोकसभा के रिकॉर्ड में 3 लाइनें दर्ज हुई। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों का शिंदे गुट में विलय मंजूर, तृणमूल से टूटे 20 सांसदों को अलग बैठने की इजाजत, और इससे पहले 7 आप राज्यसभा सांसद पहले ही बीजेपी के पाले में। नतीजा, एनडीए की लोकसभा संख्या 298 से 318। आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, क्योंकि आप इस नंबर को लेकर चिंतित नहीं है। देश की चिंता इस वक्त शिक्षा है और सरकार की चिंता इस वक्त एक नंबर। यही फर्क है जिसकी वजह से सरकार को बाकी किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। नंबर जुटाना गैर कानूनी नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 360 का आंकड़ा जो संविधान बदलने के लिए जरूरी है, आखिर बनता कैसे? और क्या ये पहली बार हो रहा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और यही आज की सबसे बड़ी कहानी है। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ संसद की सीटिंग अरेंजमेंट है, 360 का यह आंकड़ा जिस दिन छुएगा, संविधान के 3 हिस्से एक झटके में बदल सकते हैं। लोकसभा 543 से 850 सीटों पर पहुंचेगी। डिलिमिटेशन तय करेगा कौन सा राज्य कितना बड़ा। पीएम सीएम जेल बिल पास हुआ तो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 31 दिन हिरासत में रहते ही खुद ब खुद पद से हट जाएगा। अदालत का फैसला भी जरूरी नहीं। और वन नेशन वन इलेक्शन जो राज्यों के चुनावी कैलेंडर को केंद्र से जोड़ देगा। और जिस शिक्षा को लेकर आप चिंतित हैं, उसका पूरा कंट्रोल भी केंद्र सरकार के पास आ जाएगा, सिर्फ एक नंबर मोदी जी के पास जैसे ही आता है। और इसके लिए जरूरी बहुमत संसद के फ्लोर पर बहस से नहीं, पार्टी दफ्तरों में हुई बातचीत से बन रहा है। 15 दिसंबर 2025 आप याद कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान विकसित भारत शिक्षा अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसको पेश किया उन्होंने। 16 अप्रैल को डिलिमिटेशन और 131वां संशोधन बिल पेश होते ही बहुमत न होने से गिर जाते हैं। जून में कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना शुरू करती है। 28 जून को वांगचुक अनशन पर बैठते हैं। 16 जुलाई तक 9.1 किलो वजन उनका गिर जाता है। उसके बाद उनको पुलिस अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उठा ले जाती है। इससे पहले 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान चोरी के आरोप पर नोटिस जारी कर। उसके बाद 16 जुलाई को खड़गे और राहुल गांधी बैठक करके तय करते हैं कि विपक्ष नीट, राम मंदिर और डिलिमिटेशन तीनों पर सरकार को घेरेगा। और 18 जुलाई को स्पीकर का ऑर्डर आ जाता है। ये कोई अचानक बना प्लान नहीं है, ये महीनों से समानांतर चल रही 2 टाइमलाइनें हैं जो अब एक हफ्ते में टकरा रही। अब आप समझिए इसकी टूल किट क्या है। संविधान की 10वीं अनुसूची में एक क्लॉज है, अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक एक साथ दूसरे दल में जाएं तो ये दल बदल नहीं है, इसको विलय मानते हैं, अयोग्यता नहीं लगती। ये कानून सांसदों को एक एक करके तोड़ने से रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसी क्लॉज ने सामूहिक तोड़फोड़ का रास्ता खोल दिया। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद, तृणमूल के करीब 20, आपके 7 राज्यसभा सांसद, तीनों उसी क्लॉज के दायरे में हैं। और ये इत्तेफाक नहीं कि टूटन वही हो रही है जहां पार्टियां हाल में राज्य चुनाव हार चुकी हैं। टूल किट के 3 हिस्से हैं। हारी हुई पार्टियों को पहचानना, स्पीकर के दफ्तर से कानूनी मंजूरी और टाइमिंग को बड़े बिलों के सत्र से मिलाना। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये टूल किट आज पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रही, ये तीसरी बल्कि चौथी बार है। और हर बार पहले से ज्यादा रिफाइंड तरीके से इस टूल किट को इस्तेमाल किया गया। 2019 कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की मिलीजुली सरकार थी। कई विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लगी, सरकार अल्पमत में आ गई, गिर गई और बीजेपी ने नई सरकार बना ली। 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ गए, सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई। 2022 महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उसी 2/3 क्लॉज का इस्तेमाल हुआ, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी। और 2023 उसी राज्य में अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का बड़ा हिस्सा भी उसी रास्ते से टूट गया। 4 राज्य, 4 अलग अलग साल, एक ही मैकेनिज्म, बहुमत या 2/3 की संख्या जुटाना विधायी दल के भीतर से, चुनावी मैदान से नहीं।
और हर बार यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर वैध मानी गई स्पीकर या अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद। 18 जुलाई की रात वही ब्लूप्रिंट अब संसद के स्तर पर संविधान संशोधन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फर्क सिर्फ स्केल का है। पहले राज्य सरकारें बदली गई, क्या अब संविधान बदलने का बहुमत बनाया जा रहा है? इसका जवाब आप जरूर दीजिए। अब भारत से बाहर आप चलिए, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट भारत में नहीं जन्मा। 2010 में हंगरी में विक्टर ओबार्न की फिडेस पार्टी को 52% वोट से 68% सीटें मिली, यानी 2/3 से ज्यादा। अगले 2 साल में क्या हुआ? जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी की एक स्टडी कहती है कि उन्होंने संविधान पूरी तरह दोबारा लिखा, संसद की सीटें 386 से घटाकर 199 की, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह से खींची दोबारा से कि आधे से कम वोट पर भी 2/3 सीटें मिल सकें, संवैधानिक अदालत को अपने वफादारों से भर दिया और मीडिया कानून बदलकर ज्यादातर न्यूज चैनल अपने करीबी लोगों के हाथ में पहुंचा दिए। नतीजा 2014 और 2018 में आधे से कम वोट पर भी यह पार्टी 2/3 सीटें लेकर जीती। पॉलिटिकल साइंस में इसे एक नाम दिया गया, कार्यकारी विस्तारवाद, यानी कानून के दायरे में रहकर चुनाव जीतकर धीरे धीरे हर संस्था पर कब्जा। इसकी टेक्निकलिटी भी मैं आपको बता दूं थोड़ा संक्षेप में। मशहूर कानूनी विद्वान है प्रोफेसर तरुणाब खैतान और दूसरे विचारक भी, वो कहते हैं कि जो ये विस्तारवाद है, कार्यकारी विस्तारवाद, ये 3 तरह की अकाउंटेबिलिटी का नाश कर देता है। पहली, हॉरिजेंटल अकाउंटेबिलिटी। ये कैसी अकाउंटेबिलिटी होती है? इसके तहत कार्यपालिका को अन्य सरकारी अंग जैसे सुप्रीम कोर्ट या संसद जवाबदेह ठहराते हैं। विस्तारवाद के तहत इन संस्थाओं को कमजोर या कैप्चर कर लिया जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म। दूसरा होता है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। इसके तहत जनता चुनावों के माध्यम से सरकार को अकाउंटेबल बनाती है। विस्तारवाद में चुनाव नियमों में फेरबदल कर या चुनावी संस्थानों पर कब्जा करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया जाता है। और तीसरी होती है डायगोनल अकाउंटेबिलिटी। इसके अंतर्गत स्वतंत्र मीडिया, विश्वविद्यालय जो एकेडमी है, और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बनाते हैं। सरकार कानून, टैक्स छापों या सेंसरशिप के जरिए इनकी आवाज दबा देती। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। 16 साल तक ये सिस्टम अजय लगता रहा हंगरी में, लेकिन 12 अप्रैल 2026 यानी सिर्फ 3 महीने पहले हंगरी के वोटरों ने खुद इस 2/3 किले को तोड़ दिया। पीटर मैग्यार की तिजा पार्टी ने खुद को 2/3 बहुमत से जीत दर्ज कराई। जिस सिस्टम को अजय समझा जा रहा था, उसे उसी सिस्टम के अपने नियमों के भीतर वोट देकर जनता ने हरा दी। तो ये ग्लोबल मिरर हमें 2 चीजें दिखाता है। पहली तो ये कि ये ब्लूप्रिंट काम करता है और लंबे समय तक चल सकता है। दूसरी, ये अजय नहीं है। संस्थाएं कमजोर हो सकती हैं, लेकिन वोटर की ताकत खत्म नहीं होती, बशर्ते वो जागरूक रहे और मैदान में बना रहे। तो क्या इंडिया में हंगरी के मॉडल को लाया जा रहा है? ये सवाल आपके जहन में आया होगा। अब मैं एक आपसे ईमानदार सवाल करता हूं, क्या ये सच में एक डरे बिना चलने वाली मशीन है? ये जो सरकार है, इस थीसिस को कमजोर करने वाला एक तथ्य इसी हफ्ते सामने आया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान चोरी के आरोप में आरोपी 14 दिन की हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस दिया है और खुद आरएसएस ने इस पर पीड़ा जताई। ट्रस्ट के चेयरमैन को सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी, जबकि पेपर लीक पर मंत्री का कोई बयान अभी तक दर्ज नहीं है। यानी सत्ता पक्ष का अपना सबसे भावनात्मक आधार भी बेदाग नहीं है और इतिहास भी एक तरफा सबक नहीं देता। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया, विरोध हुआ, फैसला टिका रहा, लेकिन 3 कृषि कानून सितंबर 2020 में बिना लंबी बहस पास हुए। 1 साल के किसान आंदोलन के बाद नवंबर 2021 में सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। यानी जनता के आक्रोश से फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी तरह से सच नहीं है। फर्क पड़ता है तभी जब आंदोलन एक निश्चित पैमाना और समय सीमा पार करे। हंगरी की कहानी भी यही दोहराती है, बस बड़े कैनवास पर। अगर डिलिमिटेशन बिल और 131वां संशोधन इसी सत्र में पास होता है तो अगला कदम है डिलिमिटेशन कमीशन का गठन, जनगणना 2027 से पहले सीटों का नया बंटवारा और उसका सीधा असर 2029 के आम चुनाव पर। अगर बीवी ऐसे बिल भी इसी सत्र में पास ही सरकार करा लेती है तो हायर एजुकेशन में मंजूरी, फंडिंग और डिग्री तय करने का अधिकार एक ही केंद्रीय कमीशन के पास आ जाएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आगे बढ़ता है तो राज्यों के अपने चुनावी कैलेंडर की स्वायत्ता का सवाल खड़ा होगा। यह अनुमान किसी लीक हुई फाइल का नहीं है, बिल के अपने टेक्स्ट और संसद के अपने कैलेंडर पर आधारित। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगले 3 सालों में भारत की संसद
उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके चुनावी कैलेंडर की बुनियादी बनावट बदली जाएगी। ये भविष्यवाणी नहीं है, पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद रोड मैप है जो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चिंता है। तो अब सवाल आपसे है, ये रिपोर्ट आपको बेबस महसूस कराने के लिए नहीं, मशीनरी दिखाने के लिए बनाई गई। हंगरी ने यह साबित किया है सबसे लॉक्ड इन सिस्टम भी उतना ही मजबूत है जितना नागरिक की याददाश्त कमजोर। 16 साल का किला एक चुनाव में गिर सकता है अगर वोटर भूलता नहीं। लोकसभा की वेबसाइट पर पार्टीवार सांसदों की स्थिति दर्ज होती है। मैंने पहले भी आपको बताया, आपने लिंक मांगा था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पर, ये आप गूगल पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। उस बिल का टेक्स्ट और स्टेटस आपको मिल जाएगा। मानसून सत्र अभी शुरू होगा। अगर आपका सांसद इस नंबर गेम का हिस्सा बना है तो उनसे पूछिए कि वो किस आधार पर बना है। लोकतंत्र में बहुमत जुटाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन जब वो बहुमत हारी हुई पार्टियों को तोड़कर कानून के एक तकनीकी क्लॉज के सहारे और ठीक उसी हफ्ते बनाया जाए जब देश की सड़कों पर एक आंदोलन अपने 19वें, 20वें, 25वें दिन में हो, तो नागरिक का काम है सवाल पूछना बंद न करना और याद रखना बंद न करे। इस वक्त देश 2-3 महत्वपूर्ण मोड़ों से गुजर रहा है और मोदी जी की चिंता सिर्फ वो 360 का नंबर है। बाकी उनको आपके आंदोलन से, आपके E20 से, आपकी शिक्षा से, आपके पेपर लीक से, राम मंदिर की डकैती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो कि LOP हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जरूर लिखी है सरकार को राम मंदिर के सिलसिले में। कोशिश ये है कि राम मंदिर में जो लूट हुई वो मुद्दा दबे ना, क्योंकि मुद्दों के उठने और दबने का जो पूरा क्रम है वो भी बड़ा संवेदनशील और बड़ा प्लान्ड होता है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं।